सब्सक्राइब करें AK इंडिया यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलते रहे। और हमारे दूसरे चैनल टेक सर्जी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हर एक टेक्नोलॉजी संबंधित खबरें मिलती रहें। स्वागत है दोस्तों आप सभी का AK इंडिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये है सेट 23 बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2019-20 की। दोस्तों अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो। वहां पर आप सभी को सारे पीडीएफ मटेरियल प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। साथ ही आप www.akindiajob.com का ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके आप इसे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों अभी तक आपने YouTube पे हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि डेली सुबह 7 बजे आप लोगों को बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी की वीडियो मिल सके। साथ ही दोस्तों खबरी पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो खबरी पे फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि बिहार पुलिस की भर्ती आपकी कब तक आएगी। सीधा उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। यहाँ पर आप सभी को आपके स्टडी से रिलेटेड सारे पीडीएफ यहाँ पर शेयर किए जाते हैं, सारे करेंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर शेयर किए जाते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन लिया है, तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपने 10 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किया और आपने 10 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन गलत किया। यानी कि आप अपना स्कोर कार्ड को जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही और गलत किया। साथ ही दोस्तों आज का एम रखता हूँ दोस्तों 150 लाइक का, तो इस 150 लाइक को जरूर कंप्लीट कर दीजिएगा। दोस्तों अभी 2-3 दिन से इधर वीडियो नहीं डाल पा रहा था, कुछ लोगों का सवाल था, बहुत से बोल रहे थे कि सर वीडियोज नहीं आ रही है, तो कुछ पर्सनल काम की वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। तो दोस्तों अब आप लोगों को रात 9 बजे भी वीडियो प्रोवाइड हो रही है और सुबह 7 बजे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड हो रही है। तो रात 9 बजे और सुबह 7 बजे आप लोग हमारी वीडियो को देख करके अपने बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर क्यों कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन है यहाँ पर 4 दिया जाता है, ठीक है। अगर इसके सही जवाब की बात करें कि क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर क्यों कहा जाता है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। यह सल्फर का अंश कम होने से कुछ मधुर हो जाता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये सिर्फ सल्फर से ही नहीं होता है, ये मधुर नहीं हो जाता है। इसमें दोस्तों कुछ और भी होता है जिससे कि ये क्या हो जाता है, मधुर हो जाता है। तो वो कौन कौन से तत्व है जिससे ये मधुर हो जाता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। तो दूसरा है दोस्तों आपके हाइड्रोजन सल्फाइड, मैं यहाँ नाम लिख देता हूं, हाइड्रोजन सल्फाइड। और उसके बाद दोस्तों तीसरा आपका हो जाता है सल्फाइड, ठीक है। और तीसरा हो जाता है दोस्तों आपको कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीन जो तत्व होते हैं दोस्तों, एक सल्फर, सल्फर के तत्व, सल्फर के तत्व हो गए, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गए और CO2 हो गए। ये तीन ऐसे तत्व हैं जिसकी कमी से ये जो क्रूड ऑयल होता है हल्का जो होता है कभी कभी मधुर हो जाता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों क्रूड ऑयल का यूज क्या क्या होता है और ये किस तरीके का होता है और क्रूड ऑयल होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। अब देखो दोस्तों क्रूड ऑयल के बारे में मैं बात करूं जब, तो क्रूड ऑयल क्या होता है दोस्तों, एक काला रंग का ये होता है, गाढ़ा द्रव्य होता है, ठीक है। इसका निर्माण जैसे कोयले का निर्माण होता है, आपको पता होगा कि कोयले का निर्माण कैसे होता है। तो कोयले का निर्माण कैसे होता है, जब वनस्पति जो थे बहुत सालों पहले क्या हुआ था, वनस्पति जब धरती के अंदर गए थे तो अधिक तापमान और दाब के कारण वो कोयले में कन्वर्ट हो गए थे। उसी तरह जो ये ऑयल थे उनका भी निर्माण कुछ इसी तरह हुआ है, वनस्पतियों के द्वारा ही इनका निर्माण हुआ है, जो कि काला रंग और गाढ़ा द्रव्य के रूप में होता है। कभी कभी क्रूड ऑयल का ये पूछा जाता है कि ये किस ठोस में है, द्रव में है या गैस में होता है, तो उस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए क्रूड ऑयल का स्थिति क्या होता है, साथ ही क्रूड ऑयल से कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं उसके बारे में, जैसे कि दोस्तों किरोसिन जिसे मिट्टी तेल कहा जाता है, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, वैसलीन, चारकोल और लुब्रिकेंट तेल, ये सारे जो प्रोडक्ट है वो क्रूड ऑयल से बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है कि सिलिकॉन क्या है। ऑप्शन ए है अर्धचालक, बी विद्युत रोधक, 3 कुचालक या 4 चालक। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, अगर इसकी सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन अर्धचालक होता है, यानी कि सेमीकंडक्टर होता है। अब देखो दोस्तों सेमीकंडक्टर कहने का मतलब या अर्धचालक कहने का मतलब क्या होता है, वैसा पदार्थ जो कि विद्युत की प्रतिरोधकता का कुचालक भी नहीं है और सुचालक भी नहीं है, ठीक है। मतलब वो कुचालक भी नहीं है और सुचालक भी नहीं है, उसे ही अर्धचालक कहा जाता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों इसमें एक पॉइंट आपको समझने की जरूरत है, कभी बार आपको कंफ्यूजन इसमें होता है लेकिन इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो दोस्तों जो अर्धचालक होता है वो ताप के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। अगर दोस्तों ताप बढ़ेगा यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा
तो इसकी जो जो इसकी रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टिविटी होती है, वो क्या होता है दोस्तों, ये घट जाता है। रेजिस्टिविटी क्या होता है, घट जाता है। जब ताप बढ़ेगा रेजिस्टिविटी घटेगी, तो ये जो अर्धचालक होगा वो क्या होगा, तो वो दोस्तों इस टाइम कंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा। लेकिन जस्ट इसकी अपोजिट में बात करूं, जब टेम्परेचर दोस्तों क्या होगा, घटेगा, और रेजिस्टिविटी, जब टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टिविटी हाई होना ही है। जब रेजिस्टिविटी हाई हो जाएगा दोस्तों, तो ये जो अर्धचालक होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, इंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कुचालक हो जाएगा, इंडक्टर। तो इस तरीके से आपको ये भी याद रखना है। तो इस पॉइंट से आपको दोस्तों 2-3 पॉइंट क्लियर हो जाता है, और आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि अर्धचालक में जब तापमान बढ़ता है तो वो क्या कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, इंडक्टर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज भी पूछा जाता है। माफ कीजिएगा, इंडक्टर नहीं, इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर और कंडक्टर, इस चीज को आप याद रखिएगा। अब देखो दोस्तों, कभी कभी पूछा जाता है कि अर्धचालक कौन से पदार्थ से बनते हैं, या जो सेमीकंडक्टर होते हैं किस पदार्थ से बनते हैं दोस्तों। तो अर्धचालक जो होते हैं सिलिकॉन से बनते हैं। फिर दोस्तों जर्मेनियम से बनते हैं, जर्मेनियम जो होता है जीई, जर्मेनियम से बनता है। उसके बाद दोस्तों कैडमियम सल्फाइड से बनता है। ठीक है, कैडमियम सल्फाइड से बनता है, सीडीएस से बनता है। उसके बाद बात करो दोस्तों, तो ये GaAs से बनता है, यानी कि आपके गैलियम आर्सेनाइड से अर्धचालक जो है बनता है। तो ये सारे तत्व हैं जिससे कि आपके अर्धचालक बनते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको सिलिकॉन से रिलेटेड याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है। ऑप्शन है कि मुख्य क्वांटम संख्या से, 2 है चुंबकीय क्वांटम संख्या से, 3 है प्रचक्रण क्वांटम संख्या से, या 4 दिग्गंशी क्वांटम संख्या से। तो इसका सही जवाब क्या होगा। अगर दोस्तों हम बात करें आणविक कक्षा का अभिन्यास, तो दोस्तों ये चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। अब देखो दोस्तों, यहां पर बात आई है क्वांटम संख्या, तो क्वांटम संख्या क्या होता है, जरा इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ऐसी संख्या जो इलेक्ट्रॉन के कोष, ठीक है, उपकोष और कक्षा को नियंत्रित करती है। क्या, कक्षा को नियंत्रित करती है। तीनों पॉइंट आपको याद रखना, कोष, उपकोष और कक्षा को। यहाँ कक्षा और चक्रण, एक और पॉइंट आप याद रखना, चक्रण जिसे स्पिन कहा जाता है। ठीक है, चक्रण को व्यक्त करता है, उसे कहा जाता है क्वांटम नंबर या क्वांटम संख्या, इसको कहा जाता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये 4 प्रकार के होते हैं। जो क्वांटम संख्या होता है कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। आप इधर भी इसको देख सकते हो, मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या जिसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें चुंबकीय क्वांटम संख्या, तो इसे ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी इसे कहा जाता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या को। फिर अगर बात करते हैं दोस्तों हम प्रचक्रण क्वांटम संख्या को, तो स्पिन क्वांटम नंबर इसे कहा जाता है। उसके बाद दिगंशी क्वांटम संख्या की बात करें दोस्तों, तो इसे ऑर्बिटल क्वांटम भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसे भी इसे समझ सकते हो। अब कभी कभी आपके एग्जाम में इसके इंडिकेशन पूछा जाता है कि मुख्य क्वांटम संख्या को किससे इंडिकेट करते हैं, तो दोस्तों इसे एम से करते हैं। अगर चुंबकीय क्वांटम संख्या की हम बात करें दोस्तों, तो इसे एम से इंडिकेट करते हैं। अगर प्रचक्रण क्वांटम संख्या की बात करें दोस्तों, तो इसे स्पिन क्वांटम संख्या कहते हैं, यानी इसे एस से इंडिकेट करते हैं। दिगंशी क्वांटम संख्या की बात करें तो दोस्तों इसे एल से इंडिकेट करते हैं, यानी कि इसको ऑर्बिटल क्वांटम नंबर इसे कहा जाता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, आणविक कक्षा का विन्यास किससे नियंत्रित होता है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या से होता है। तो अब उसी से रिलेटेड जान लेते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या किसको नियंत्रित करता है, प्रचक्रण क्वांटम संख्या किसको नियंत्रित करता है, और दिगंशी किसको नियंत्रित करता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपके एग्जाम में चुंबकीय पूछा जा चुका है, तो आपको मुख्य क्वांटम संख्या, प्रचक्रण क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में। तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन किस कोष में है इसको नियंत्रित करता है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे एन से इंडिकेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन किस कोष में है, तो वो मुख्य क्वांटम संख्या से निर्धारित किया जाता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या हो गया दोस्तों, आणविक कक्षा का अभिन्यास को नियंत्रित करता है। अगर प्रचक्रण क्वांटम संख्या की बात करें, स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें, तो ये दोस्तों इंडिकेट किया जाता है एस से। ठीक है, इसे एस से इंडिकेट किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि कक्षक में उसका चक्रण किस दिशा में कर रहा है, ये प्रचक्रण क्वांटम संख्या इसे नियंत्रित करता है। अभी दोस्तों बात करें यहां पर अगर दिगंशी क्वांटम संख्या के बारे में, तो दोस्तों इसे एल से इंडिकेट करा जाता है। और इसका जो काम होता है दोस्तों, ये क्या नियंत्रित करता है, तो उस कोष में वो किस कक्षा में है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन किस
किस कोष के किस कक्षा में है उसे नियंत्रित करता है दिगंशी क्वांटम संख्या, जिससे कि ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने होंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। अब आप सोच रहे हो दोस्तों कि आज का क्वेश्चन तो काफी हार्ड है, काफी टफ है। तो दोस्तों टफ तो है क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि आपका क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल लो रहता है। तो दोस्तों अगर आप कांस्टेबल की तैयारी करें तो आपका क्वेश्चन का लेवल भी कांस्टेबल की तरह होना चाहिए। आप कांस्टेबल की तैयारी में मैं आपको एसआई और बीपीएससी और यूपीएससी के क्वेश्चन यहां पर कंडक्ट करवाने लगूं तो आप लोग में से कितने लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे? कोई नहीं। जैसे कि दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको बीपीएससी और आपके एसआई लेवल के प्रश्न है, तो कांस्टेबल वाले में मुश्किल लगेगी। अगर दोस्तों अगर हम बीपीएससी का क्वेश्चन देते हैं, अगर कोई यूपीएससी का बंदा यहाँ पर आके इसी वीडियो को देखता है दोस्तों, तो उनको तो बीपीएससी का क्वेश्चन भी उनको ईजी लगेगा, तो यहाँ पर भी आके कह देंगे कि ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ईजी लेवल का है। तो दोस्तों क्वेश्चन का लेवल को मेंटेन करना काफी मुश्किल होता है, ठीक है। तो उसी आधार पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आता हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है कि पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु होता है। देखो काफी इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन होगा दोस्तों कि पशुओं में जैसे हीमोग्लोबिन होता है, मनुष्य में हीमोग्लोबिन होता है, उसी तरह जो पौधे होते हैं उसमें कौन सा अणु होता है। तो देखो दोस्तों इसका सही जवाब होगा साइटोक्रोम। साइटोक्रोम जैसे कि पशुओं में हीमोग्लोबिन है, ठीक है, जैसे कि अस्थि मज्जा बनता है, उसी तरह दोस्तों पौधे में जो है साइटोक्रोम होता है, ठीक है। पूरे पौधे के अंदर का जो ऑक्सीजन होता है चारों तरफ उसको फैलाने का काम यही करता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों अब बात है यहाँ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन से कभी कभी प्रश्न बनता है कि हीमोग्लोबिन किससे बनता है, ठीक है। कभी कभी सवाल ये आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाता है हीमोग्लोबिन किससे बनता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं हीमोग्लोबिन किससे बनता है और ये कहां उपस्थित होता है। तो ये दोस्तों हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल में होता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों इसका निर्माण कैसे होता है। निर्माण होता है दोस्तों विटामिन बी6 के उपस्थिति में। जब तक विटामिन बी6 नहीं होगा तब तक हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा। अब विटामिन बी6 की बात करें दोस्तों तो इसे जो है पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। पायरिडॉक्सिन जो है दोस्तों इसे कहा जाता है, ठीक है। इसका नाम भी आप याद रख सकते हो। अब देखो दोस्तों ये क्या होता है, जब लोहा, तीन तत्व होता है दोस्तों, लोहा, उसके बाद ग्लाइलिन, ग्लाइलिन हो गया दोस्तों, उसके बाद ग्लाइलिन हो गया और एमिनो एसिड, ये तीन जो तत्व हैं, ठीक है, ये तीनों तत्व मिलके विटामिन बी6 के उपस्थिति में क्या करते हैं दोस्तों, एक हीम नाम का तत्व बनाते हैं, हीम नाम का एक यौगिक बनाते हैं। और हीम नाम के जब यौगिक बन जाता है उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ग्लोबिन नामक एक यौगिक से मिलकर क्या बन जाता है, हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा, हीमोग्लोबिन में ही दोस्तों इसका नाम छिपा हुआ, हीमोग्लोबिन आखिर कैसे बना, ठीक है। तो यहां से आपको हीमोग्लोबिन के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है। ऑप्शन है कि एक कम अनुपात में संतृप्त वसा अम्ल होता है, या दो कम अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल होता है, या तीन समानुपात में संतृप्त एवं असंतृप्त वसा अम्ल होता है, या चार उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल होता है। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? अगर आप लोगों को इसका सही जवाब पता है तो आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। दोस्तों इसका सही जवाब की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही होगा। अब दोस्तों ये किस रेशियो में होता है, तो 1:2 के रेशियो में होता है, ठीक है। ये जो झिल्ली लिपिड में होता है दोस्तों, शीत संवेदी पादपों के झिल्ली लिपिड में क्या होता है, तो उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल होता है, ठीक है। तो कितने के अनुपात में होता है, तो 1:2 के अनुपात में होता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों शीत संवेदी जो पादपों की झिल्ली होती है उसमें लिपिड में संतृप्त और असंतृप्त फैटी एसिड जो होते हैं वो 1:2 के अनुपात में होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1:2 के अनुपात में होता है। तो इसमें क्या, तो फैटी एसिड जो होते हैं, ठीक है। जब शीत संवेदी पादपों में निम्न तापमान का सामना करना होता है तब उनके असंतृप्त फैटी एसिड का अनुपात और भी बढ़ जाता है, जिसके क्रिटिकल तापमान में कमी हो जाती है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि कर्क्यूमिक किससे पृथक किया जाता है। ऑप्शन है लहसुन, हल्दी, सूरजमुखी या चार गुलाब। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? अगर इसका सही जवाब की बात करें दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 हल्दी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखो दोस्तों कर्क्यूमिक क्या होता है, तो कर्क्यूमिक दोस्तों हल्दी में पाया जाने वाला एक फिनोलिक यौगिक होता है। मैं यहाँ नाम आपको लिख देता हूं, क्या होता है दोस्तों, ये होता है फिनोलिक यौगिक होता है कर्क्यूमिक,
ठीक है दोस्तों। और इसी यौगिक से जो कैंसर का उत्तक का होता है दोस्तों, उसकी मरम्मत भी किया जाता है। यानी कि दोस्तों हल्दी में जो फिनोलिक यौगिक होता है उससे कैंसर रोगों की यहाँ पर इलाज भी किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट होगा। और फिनोलिक यौगिक के कारण ही, ठीक है, हल्दी का रंग क्या होता है दोस्तों, पीला होता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा, हल्दी पीला क्यों होता है, तो फिनोलिक यौगिक के कारण ही हल्दी जो होता है वो पीला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितर जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन एक है समन, बी अपमार्जन, तीन प्रकाशिक अपघटन, या चार प्रकाश अस्फुरन। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा समन। जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितर जाती है उस प्रक्रिया को समन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर एक इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं। अब देखो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, यहां मुरझाने लिख दीजिएगा, ठीक है, मुरझाने लगते हैं। ऑप्शन एक है श्वसन, बी जो है चित्तीकरण, तीन अवशेषण, और चार वाष्पोत्सर्जन। अब देखो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। अगर हम पौधे किसकी अधिकता से मुरझाने लगते हैं तो वाष्पो उत्सर्जन के कारण जो है पौधे जो है दोस्तों वो क्या होते हैं, मुरझाने लगते हैं। काफी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। आमतौर पर जब वाष्पो उत्सर्जन या वाष्पीकरण दोनों एक ही चीज है, में पौधे में जब पानी की कमी हो जाती है जिससे कि उनकी पूरी संरचना जो है नीचे झुक जाती है, जैसे जो पेड़ है वो मुरझाने लगते हैं। पेड़ मुरझाते हैं तो क्या होता है, झुक जाता है, जिससे कि विल्टिंग भी कहा जाता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, विल्टिंग इसे कहा जाता है, ठीक है, इसे विल्टिंग कह सकते हो या मुरझाना भी कह सकते हैं, दोनों एक ही टर्म है, ठीक है। जब पौधे का मुरझाना मुख्यतः दो कारणों से होता है, एक होता है वाष्पो उत्सर्जन के कारण अत्यधिक जल की हानि और अपेक्षाकृत कम अवशेषण। ये दो कारण है जिससे कि पौधा क्या होता है, मुरझाने लगता है या विल्टिंग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये सवाल रहेगा कि पल्सर होता है, तो पल्सर क्या होता है। ऑप्शन एक है पृथ्वी की ओर जा रहे तारे होते हैं, या पृथ्वी से दूर जा रहे तारे होते हैं, या तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं, या उच्च तापमान वाले तारे होते हैं। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, दोस्तों इसका सही जवाब होगा तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। पल्सर क्या होते हैं, तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। अब देखो दोस्तों ये पल्सर बनता कैसे है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। अब चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि जो पल्सर है वो कैसे बनता है। दोस्तों ये है पूरा, आप देख सकते हो ये मैप। अब देखो दोस्तों ये है स्टेलर नेबुला, ठीक है। अब स्टेलर नेबुला से दोस्तों दो प्रकार के बनते हैं, एक बनता है एवरेज स्टार और दूसरा बनता है मैसिव स्टार। अब दोस्तों इसे जो डिवाइड करता है वो लिमिट को जो है दोस्तों उसे कहा जाता है चंद्रशेखरन लिमिट, ठीक है, चंद्रशेखरन लिमिट इसे कहा जाता है। ये दोस्तों लगभग 1.39 होता है, और कभी कभी दोस्तों इसे 1.4 के नाम से भी इसे देखा जाता है, ठीक है, अप्रोक्स 1.4 आप इसे मान सकते हैं, ठीक है। अब जब इस स्टार का वजन दोस्तों इस लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो दोस्तों ये बनता है मैसिव स्टार। जब ये स्टेबल नेबुला ये विस्फोट होता है तो ये दो तरीके में डिवाइड होता है। अगर 1.4 से इसका मास कम रहा तो दोस्तों ये एवरेज स्टार बनेगा। अगर 1.4 के मास से इसका मास ज्यादा हो गया तो दोस्तों ये बनेगा मैसिव स्टार। मैसिव स्टार से दोस्तों रेड सुपरगिगांट बनेगा, रेड सुपरगिगांट से सुपरनोवा बनेगा, और जब सुपरनोवा विस्फोट होता है दोस्तों तो वो दो तरीके से बनता है, एक बनता है न्यूट्रॉन स्टार और दूसरा बनता है ब्लैक होल। अगर वहीं एवरेज स्टार में बात करें दोस्तों तो एवरेज स्टार में दोस्तों बनता है रेड गेंट और बनता है दोस्तों प्लेनेटरी नेबुला, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग है, आपको ये पूरा इसका स्टार का साइकिल समझना होगा। अगर दोस्तों मैं बात करूं ब्लैक होल की, तो ब्लैक होल किसी भी स्टार का अंतिम टाइम होता है, ठीक है, अंतिम टाइम होता है ब्लैक होल। अब देखो दोस्तों जो एक न्यूट्रॉन स्टार का नाम मैंने अभी लिया है, तो न्यूट्रॉन स्टार के अंदर ही दोस्तों आपका ये क्वेश्चन का जवाब है पल्सर, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों न्यूट्रॉन स्टार में क्या होता है, न्यूट्रॉन स्टार जो होता है दोस्तों उसमें घनत्व काफी ज्यादा होता है, और ये दोस्तों ये बहुत तेजी से घूमते हुए विकिरण की पल्स जो होते हैं, जो दोस्तों जो विकिरण होते हैं उस पल्स को छोड़ते हैं, जिससे तारे की जो होती है दोस्तों जीवन, इस अवस्था को ही पल्सर कहा जाता है, ठीक है।
अब देखो दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पल्सर क्वेश्चन कहां से लिया गया है, इस बात को आपको यहां पर समझना है। जब दोस्तों जो न्यूट्रॉन स्टार होता है बहुत तेजी से घूमते हैं, तो ये विकिरण की जो इसकी पल्स होती है उसे छोड़ती है, ठीक है। और तारे का जीवन इस अवस्था, जब तारे की जो अवस्था आती है इस जीवन में, जब वो न्यूट्रॉन स्टार बनता है, उसे ही पल्सर कहा जाता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी यहाँ पर देख पाते हो। आई होप दोस्तों आपको समझ में आएगा कि पल्सर क्या कहते हैं और किसे कहते हैं, और जो स्टार का लाइफ सर्कल है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज के आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पूछ रहा है किस प्रतिक्रिया में ऑक्सी कारक बताना है, ठीक है। ऑक्सी कारक यानी कि रिडक्शन कौन हो रहा है, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ Fe2O3 प्लस 2Al है, और यहाँ पर दोस्तों हिट हो रहा है, ठीक है। जब हिट हो रहा है तो ये 2Fe और Al2O3 में यहाँ पर आ रहा है। अब देखो दोस्तों, आपको ऑक्सी कारक बताने से पहले आपको ऑक्सीडेशन समझना होगा, यानी कि ऑक्सीकरण समझना होगा, और ऑक्सी कारक समझना होगा। अब देखो दोस्तों, ऑक्सीकरण क्या होता है, जो कि ऑक्सीडेशन जिसको कहा जाता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो दोस्तों इसमें जो होता है दोस्तों गेन ऑफ क्या होता है दोस्तों, गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी कि O2 होता है, जिसे कि ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण कहा जाता है। अगर हम ऑक्सी कारक की बात करें दोस्तों, जिसे कि रिडक्शन कहा जाता है, ठीक है, रिडक्शन जिसे कहा जाता है, इसमें दोस्तों क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है। लॉस ऑफ क्या दोस्तों, ऑक्सीजन होता है। तो आपको यहां समझना है कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन कहां हो रहा है और गेन ऑफ ऑक्सीजन कहां हो रहा है। अब देखो दोस्तों, यहां पर क्या हो रहा है, Fe2O3 में लॉस ऑफ, यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, लॉस हो रहा है O2 का, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ लॉस हो रहा है। लेकिन Al की बात करें दोस्तों, यहाँ पर गेन हो रहा है, ठीक है। तो गेन में क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन यानी कि ऑक्सी कारक। क्वेश्चन में भी हमारा वही पूछ रहा है कि ऑक्सी कारक कौन है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। Fe2O3 जो है ऑक्सी कारक एजेंट है। तो ये था सेट 23 बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2019-20 के लिए। दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी करने के लिए, और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि डेली सुबह 7 बजे आप लोगों को हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों खबरें पे मैंने आपको बताया कि बिहार पुलिस की भर्ती कब तक आएगी, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए दोस्तों। यहाँ पर आप सभी को सारे स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और दोस्तों जो मैंने आज लाइक का एम किया है 150 लाइक, तो दोस्तों इस 150 लाइक को आप लोग जरूर कंप्लीट कर दीजिएगा। दोस्तों प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, 150 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिएगा। डेली सुबह 7 बजे और रात 9 बजे आप लोगों को बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी वाली वीडियो मिलेगी, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।